नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार वास्तु कॉन्सेप्ट में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनोग्राफर इन सब का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम देख रहे थे। देखिए इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगभग 20 प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा दिए हुए हैं दोस्तों, जो हम देखेंगे। देखिए पुराने भी हैं और न्यू भी हैं, जितने परीक्षाएँ हुई हैं तो देखिए वो इसमें 2017 के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन ही केवल नहीं दिए हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया है लेकिन इससे संबंधित और भी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दी है, यहाँ दी है, यहाँ दी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। अगर 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो लगभग जो है 60-70 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं इसमें। क्योंकि व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो हमारे लिए काम के रहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं हिंदी और आपको जीएस कराऊँगा, ठीक? हिंदी प्लस जीएस का प्रैक्टिस सेट करा दूँगा और साथ में मैं बता दूँगा आपको मैथ किससे पढ़ना है। देखिए मैथ का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप जो है टारगेट विद आलोक जो था ना चैनल, उसमें जो संदीप सर मैथ पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिस सेट अभी शुरू किए हैं, कल से मैंने देखा था। बढ़िया है, आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब सारी दुनिया बहुत कठिन-कठिन पढ़ाती है ना, बहुत लोग बहुत हार्ड-हार्ड क्वेश्चन पढ़ा के रख देते हैं। लेकिन वो मतलब जो है एग्ज़ैक्ट पढ़ाते हैं दोस्तों, मतलब उनको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएँगे, कहाँ से आएँगे। क्योंकि मैंने जब लेखपाल दिया था, तो सब लोग मैंने देखा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो बहुत हार्ड-हार्ड करा, मुझसे ही ना बन रहे थे। लेकिन जब वो मतलब उनका मैंने देखना शुरू किया तो मैंने 1 महीने तक लगभग प्रैक्टिस सेट किए थे। 24 क्वेश्चन दोस्तों सही हुए थे 25 में। 1 क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि वो कहीं हम पढ़े नहीं थे, कोई नहीं पढ़ाया था, टीचर भी कह रहे थे। तो 24 क्वेश्चन सोच सकते हैं आप मतलब सही थे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि पेपर किस लेवल का आता है ये इम्पोर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना ये। तो प्रैक्टिस सेट आप शुरू कर दीजिए क्योंकि वहाँ से जो है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं भी बता दूँगा वहाँ की, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से मैथ कर लीजिएगा और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए कुछ टारगेट विद मतलब रोज़गार विद अंकित से, क्योंकि वहाँ भी बढ़िया पढ़ाए हैं। सर मतलब विपिन सर थे बहुत पहले, मतलब अगले साल जब पढ़ाए थे, जब वैकेंसी आई थी, तो वो कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट या फिर न्यू प्रैक्टिस सेट जब शुरू होगा तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना, कैसे करना। हम लोग केवल हिंदी और जीएस देखेंगे, ठीक दोस्तों? देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें दे दी हैं। कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन कि कवि शब्द का बहुवचन होगा, तो कवि का क्या होता है? कवि ही होगा दोस्तों, कवियो नहीं होता है, कविया नहीं होता है, कवियो नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा है विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़के हैं, जातियाँ हैं, माताओं हैं। देखिए लड़का से बना है लड़के, जाति से बना है जातीय, माता से बना है माताओं। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे क्वेश्चन कल क्या था प्राण, प्राण उसके प्राण निकल गए मैंने कहा था ना, तो ये हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण निकल गया नहीं होता है। प्राण हो गया, दर्शन प्राप्त हुए, बाल हो गया, कवि हो गया, आँसू हो गया, ठीक? आँसू क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि आप कभी एक आँख से आँसू थोड़ी निकलता है, दोनों से निकलता है ना, तो ये बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इतने हैं इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आँसू, प्राण, दर्शन, बाल, कवि। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया? देखिए सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ, ठीक? जैसे हँसना, दौड़ना, लिखना, उठना। दोस्तों देखिए इसमें सब में लगेंगे कि जैसे वो हँस रहा है तो इसमें क्या, किसे, कौन ये सब लगाओ। तो जैसे क्या हँस रहा है? कुछ मिला आंसर? क्या दौड़ रहा है? कुछ मिला? उठना, क्या लिख रहा है? आंसर मिला, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा होगा या कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जैसे राम पत्र लिखता है तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें जो पत्र है ना ये हमारा कर्म है, ठीक? कर कौन रहा? कर्ता यानी राम कर रहा है। तो देखिए लिखता, लिखता क्रिया हो गई, तो कर्म जो है मतलब कौन कर इसमें जो है कर्म जो है हमारा वो क्या है? पत्र है। समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। लिखा है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया के व्यापार पर फल कर्म पर पड़ता हो, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, ठीक? जैसे राम हँस रहा है, तो वो जो है राम हँस रहा है ना, तो वो कौन-सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसमें कहीं कर्म नहीं लगा है। राम कर्ता हो गया, हँस क्रिया हो गई, तो कर्म कहाँ है? नहीं है ना। वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया? दौड़ना क्रिया हो गई, लेकिन जो है कौन दौड़ रहा है? तो राम हो गया। मान लीजिए राम दौड़ रहा है, तो राम हो गया, लेकिन कर्म है? नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। वैसे दोस्तों ये 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला लिखा है कि देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि क्रिया जब खुद कर्म कर ना करके दूसरे से करवाए, इस तरह को आपको और आगे मैं दिखाऊँगा, तो वहाँ भी और समझ में आएगा। देखिए लिखा दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है?
देखिए दुर्गति करना यानी धज्जियाँ उड़ा देना दोस्तों। यहाँ लिखा दुर्गति करने का अर्थ व्यक्त करने के लिए उपयुक्त क्या है, मतलब मुहावरा जो है वो धज्जियाँ उड़ाना है। बल्कि पगड़ी उछालना कल मैंने आपको बताया था कि इज्जत उतारना या नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। मिन्नत करना, देखिए पगड़ी उछालना इज्जत उछालना हो जाएगा, इज्जत उतारना। नाक रगड़ना यानी मिन्नत करना। नाको चने चबाना यानी खूब तंग करना दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिधन इष्ठा, प्रतिधन इष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये संधि विच्छेद आप कर लेंगे आराम से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं। देखिए ये क्या होते हैं उपसर्ग, उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है। प्रतिष्ठा शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग बनने वाले कुछ अन्य शब्द देख लीजिए, जैसे प्रतिकूल है, प्रतिष्ठित है, प्रतिक्षण है, प्रत्यक्ष है, प्रत्येक है, तो ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दर्शिका शब्द में प्रत्यय, इका प्रत्यय, देखिए दोस्तों पीछे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा। ठीक, और जो है ये हमारा जो उपसर्ग है वो हमेशा आगे लगेगा। ठीक, तो देखिए प्रतिधन वहां इच्छा था, यहाँ इका धन जो है क्या हो जाएगा, सॉरी दर्श धन इका हो जाएगा। ठीक, तो दर्शिका हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यय इका हो जाएगा। जैसे देखिए नायिका, गायिका, इसमें सब में भी क्या प्रत्यय है, इका प्रत्यय है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा शब्द खर्च के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए खर मतलब होता है तिनका, खर मतलब होता है दुष्ट, खर मतलब होता है गधा, लेकिन खरा नहीं होता दोस्तों। खर शब्द खरा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक, खर का एक और समझ लीजिए राक्षस भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों क्या नहीं है, आत्मजा होता तो हो जाता। आत्मज जो है ना ये पुत्र का पर्यायवाची है दोस्तों, किसका है, पुत्र का। देखिए जब जा लगेगा ना यहाँ बड़ा की मात्रा हो जाएगी जा, तो ये पुत्री के लिए हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, पुत्री का सुता हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, दुहिता हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ के दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये मान के चलिए दोस्तों। लिखा जबकि यहाँ देखिए पुत्री शब्द का पर्यायवाची आज आत्मज नहीं है, जबकि सुता, बेटी, दुहिता, पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द है। पुत्री के अन्य पर्यायवाची जैसे तनया है, आत्मजा है, नंदनी है, तनुजा है। देखिए दोस्तों इसमें बड़ा लगा है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, लास्ट में है ना, आप समझ के चलिए। आत्मज पुत्र का पर्यायवाची, इसके अनेक पुत्र हैं, बेटा है, सुत है, तनय है, नंदन है, पूत है, नंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, वे वापिस लौट, देखो वापस होता है, वापिस कहीं ना सुने होंगे आप, वापस लौट आए, वे वापस लौट आए यानी वापस हो जाएगा यहाँ। बाकी क्या सही है कि वह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, वह गाने का अभ्यास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों। मैं आपको बता दूं आज देखिए मैंने हिस्ट्री की जो है जीएस संगम के बुक का प्रैक्टिस करा, लगभग 1500 क्वेश्चन करा दिए थे। कम से कम 10-12 वीडियो तो होंगी, मतलब 40 मिनट की होगी, कोई 35 मिनट की होगी, ऐसे मिला के कुल मिला के 5-6 घंटे की होगी, 1500 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज से मैं जो है जियोग्राफी आपको कराना शुरू करूंगा, जीएस संगम की बुक स्टार्ट करूंगा जियोग्राफी कराना। इस साल मतलब महीने में पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा। 50 मिनट में लगभग 500-600 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप लोग जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता उससे बाहर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ हर एग्जाम के क्वेश्चन समाहित है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, यानी सभी का समागम वो बुक है। और उसमें लगभग लगभग दोस्तों 50 से 60 हजार क्वेश्चन दिए हुए, वो भी 2023 तक अपडेटेड है, समझे कि नहीं। 2024 के क्वेश्चन नहीं दिए हुए, लेकिन 23 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, वन लाइनर रहेगी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग तैयार रहेंगे। उसकी वीडियो शाम को 6 बजे आया करेगी दोस्तों। ठीक, यानी शाम को 6 बजे उसकी वीडियो आएगी, 12:15 पे इसकी वीडियो आएगी, समझे कि नहीं। तो ये 2 वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम कुछ आगे सोचेंगे। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा, देखिएगा कैसे लगेगा। उसमें बहुत सारी ट्रिक मैं आपको बताता ही चलूंगा। देखिए लिखा है वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। तो यौवन क्या है दोस्तों, यौवन हमारा संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद संज्ञा, यौवन संज्ञा है, यह एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे देखिए भाव का किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से
होता है। जैसे देखिए लाल से क्या बना, लाल विशेषण है, ये लालिमा बना, ठीक। अपना से क्या बना, अपनत्व, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अपना क्या है, सर्वनाम है। अगला है जो इतिहास, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यानी इतिहास से बहुत पहले का हो, प्रागैतिहासिक होता है। क्या होता है, प्रागैतिहासिक होता है दोस्तों। देखिए लिखा है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, प्रागैतिहासिक। इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, कई बार मैंने बताया है। जब जब बुक स्टार्ट किया हूँ, अगर इतिहास से मैंने शुरू किया है या इतिहास मैंने उसमें पढ़ाया है क्वेश्चन के रूप में, तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक। अगला है, देखिए दोस्तों इतिहास अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूँ। देखिए इतिहास क्या है, इतिहास में सारी घटनाओं को हम शामिल नहीं करते। लोगों से पूछे इतिहास क्या है, तो मतलब अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। दोस्तों अधूरी डेफिनेशन है अतीत की घटनाओं को। अतीत की वही घटनाएँ जिनका साक्ष्य मिलता है हमें। भाई अगर हम कह दें साक्ष्य हमें ना प्राप्त हो तो हम क्या उसे घटना मान लेंगे? नहीं दोस्तों, नहीं मानते हम ना। हम घटना कैसे मान लेंगे? हमें उसके साक्ष्य मिलने चाहिए। जैसे अशोक थे तो अशोक के संबंधित उनके लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली। यानी उनके साक्ष्य, उनके प्रमाण हमें प्राप्त हुए तभी तो हम उनको इतिहास में पढ़ते हैं। अगर वे हमें साक्ष्य ना प्राप्त होते तो क्या हम पढ़ते उनके बारे में? नहीं पढ़ते। तो हमें जो साक्ष्य प्राप्त होता है, अतीत की वे घटनाएँ जिनके बारे में हमें साक्ष्य मिलता है, वो इतिहास कहलाते हैं। जैसे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, उनका कोई साक्ष्य नहीं है दोस्तों, तो वो इतिहास नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतना मुझे बताना था। देखिए आगे अगर हम बात करें, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य को रेखांकित पद में क्या है? देखिए मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, तो दूध क्या हो जाएगा? देखिए पीता हूँ ये कर्म हो जाएगा, दूध, दूध क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक? क कर्म कारक हो जाएगा, यहाँ दूध कर्म कारक है, ये चिन्ह को प्रभावित करता है। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इस वाक्य में मैं कर्ता है, पीता क्रिया है, दूध कर्म है तथा प्रतिदिन क्या है? विशेषण है। तीनों में से कोई मतलब पूछ सकता कभी भी कुछ भी दोस्तों। लिखा है कुछ लोग इधर आ रहे हैं, देखिए कुछ लोग हैं, हमें निश्चय थोड़ा है कोई कि मतलब निश्चय है संख्या कि इतने लोग हैं, या तो इसमें अनिश्चित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या मतलब कुछ लोग, जैसे कुछ आदमी, कई लोग, सब कुछ, ये सब अनिश्चित है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक का उदाहरण कौन-सा है दोस्तों? तो देखिए भाववाचक, अब चला जाए, इस तरह के क्वेश्चन है। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता, अब मुझसे पहना नहीं जाता, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। जहाँ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो भाव है दोस्तों, याद रख लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? जैसे राम से हँसा नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक से, भाववाचक, ठीक? आगे बढ़ जाएँ। यहाँ देखिए अब चला जाए, मुझसे चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा कौन-सा है? ना देखिए मुहावरे का दोस्तों बहुत अच्छा पहचान होता है, उसके लास्ट में ना लगा होता है, क्रिया में क्या होता है? ना लगा होता है। जैसे देखिए दाँत खट्टे करना, ये मुहावरा है, बाकी सब क्या है? लोकोक्तियाँ हैं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूर के ढोल सुहावने होते। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ना अगर लास्ट में लगा है, सबसे लास्ट में ना अगर लगा है दोस्तों, क्रिया में ना लगा है, तो ये समझ लीजिए वही मुहावरा। एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा और आप मुस्काएँगे जब एग्ज़ाम में आएगा, ये अगर तरीका आपको याद होगा तो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लिखा है कि दाँत खट्टे करना यानी पस्त करना, जबकि इसका क्या होता है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक? प्रचलित लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है ना बड़ा प्रबंध होगा, ना काम होगा। खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरों को दोष देना तथा दूर से भी कोई चीज़ अच्छी लगती होगी। देखिए दूर के दोस्त होने का मतलब होता है ये कि दोस्तों जैसे किसी की मान लीजिए शादी हुई, तो उस शादी में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, मेरा सास इस तरह है, मेरी ससुर उस तरह है, फलाना-धमकाना, ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ैक्ट ग्राउंड पे जाके आप कभी देखेंगे, तो मतलब वहाँ अलग ही कहानी चल रही होगी। यानी दूर के ढोल सुहावने हैं। दूर से लगेगा उनके पूरे गाँव वाले जब शादी करेंगे तो मार प्रपंच करना शुरू कर देंगे कि हमने ये शादी कर दी, वो फलाना-धमकाना। लेकिन जब वहाँ ग्राउंड पे जाके आप देखेंगे तो ऐसा नहीं नज़र आएगा आपको, ठीक? तो यानी दूर से तो सब अच्छे लगते हैं लेकिन जब पास जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखते हैं हम जो है क्या पढ़ते हैं, मुहावरा गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है, इसका कारण बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है। गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की तेजी जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से चौबीसों घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों के धुओं
से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने परिवार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई है। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों की काम की तलाश में गांवों से शहरों शहरों की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारणों की हमें खोज करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित है। ये अच्छा पूछा क्यों गया होगा गद्यांश? ये इसलिए पूछा गया ताकि हम नागरिक को जागरूक कर सके, उनको बता सके कि हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्व रखता है। हमें सांस लेने का अधिकार है, वो भी स्वच्छ सांस लेने का अधिकार है। दोस्तों देखिए, भाई पहला कारण तो ये है कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है शहरों में, सही बात है। चौबीसों घंटे मतलब चिमनियों के द्वारा धुआं निकल रहा है तो विषाक्त होता जा रहा है। दूसरा कारण ये है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ रही है बड़ी तेजी से, ठीक? शहरों की ओर लोग आना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं गाँव से। देखिए गाँव में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पेड़-पौधे सारी चीज़ें लगाया करते हैं, लेकिन वो जब शहरों की तरफ मूव करेंगे तो शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, रहने का स्थान बढ़ेगा, तो आप देखेंगे शहर में 10 साल पहले अगर आप आस-पास रह रहे हो कहीं, तो आप देखेंगे 10 साल पहले वहाँ कोई भी घर नहीं था, वहाँ कोई नहीं रहता था, वहाँ कुछ नहीं होता था। लेकिन आज जाएँगे देखेंगे वहाँ शहर मतलब वहाँ घर भी बन चुके हैं, वहाँ सब कुछ बिक भी रहा है, वहाँ दुकानें भी हो गई, यानी सारी तो इस ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए। जब पेड़ काट दिए जाएँगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्ज़ॉर्ब कौन करेगा? पेड़ ही तो करेंगे, लेकिन पेड़ है ही नहीं सड़क शहर में। तो जब पेड़ शहर में है नहीं, तो सीधी-सी बात है प्रदूषण तो होगा ही, ना? तो ये चीज़ बताएगा। यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद में चिंता व्यक्त की गई है दोस्तों, तो प्रकृति प्रदूषण पर व्यक्त की गई सबसे अच्छा उदाहरण यही है, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया हुआ पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, तो देखिए क्या नहीं है? वृक्षारोपण थोड़ा हो जाएगा, वृक्ष लगाना दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी उद्योग भी है, वाहन भी, आवासीय सुविधाएँ भी हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परिधन आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरे हुए, यानी गैसों का वह समूह, मतलब गैसों का एक समूह जो पर्यावरण को चारों मतलब गैसों का समूह जो पृथ्वी के चारों ओर है ना, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण में से सर्वाधिक प्रभावित है, तो हमारा नगर है सबसे ज़्यादा प्रभावित। अगला है अधिक वृक्ष लगाने से बढ़ेगी, तो दोस्तों वातावरण शुद्धि बढ़ती है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन-सा हो जाएगा? तो मैंने कल आपको बताया ये छत्र जो है ना यही हो जाएगा क्योंकि इसमें त्रा है दोस्तों, क्या है? त्रा, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, जिसका जो है ये तद्भव क्या होता है? छाता होता है। कोयल मतलब शब्द क्या है? तो ये तद्भव है, इसका कोकिल हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? कोकिल। और जो है तद्भव छेद का क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन-सा शब्द तद्भव है दोस्तों? अब देखते हैं तद्भव, तो आसरा बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आसरा का हो जाएगा आश्रय, तो ये आसरा हो जाएगा। अट्टालिका, कृपा, चक्र, तो अट्टालिका का अटारी हो जाएगा, कृपा का क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, देखिए अट्टालिका का अटारी हो जाएगा, चक्र का क्या हो जाएगा? जो है चाक हो जाएगा, ठीक? तो ये चीज़ याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का संधिविच्छेद क्या है? तो उद्धन श्वास, क्या है? उद्धन श्वास है दोस्तों, उच्छ्वास। देखिए शतधन शास्त्र क्या है? सच्छार्थ है। ये आपको याद रखना दोस्तों, ये व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों कभी भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप संधि पढ़ें, तो जब एक बार पूरी संधि पढ़ें तो इस तरह गोला कर दीजिए, दूसरी बार पढ़ें तो फिर से उसके सामने गोला, तीसरी बार फिर गोला, चौथी बार फिर गोला, पाँचवीं बार फिर गोला। इससे ज़्यादा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 5-6 बार अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपके कंठस्थ हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट दबा के करिए। देखा कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कवयित्री दिया है। लेखपाल में ये भी यही आया था दोस्तों सही करने के लिए। शास्त्र प्रवीण शब्द का तत्सम क्या है? सॉरी, समास क्या है दोस्तों? जो शास्त्रों में प्रवीण हो यानी अधिकरण हो जाएगा में पर ना। अब देखिए यहाँ लिखा होगा शास्त्र में प्रवीण, लोकप्रिय लोक में प्रिय, आप बीती आप पर बीती, तो ये सारे क्या है? अधिकरण हो जाएंगे। अब हम इंग्लिश आज नहीं देखेंगे दोस्तों, चलो अच्छा एक क्वेश्चन में बता ही देता हूँ। टुमारो गलत दिया हुआ है। इसमें क्या है? टुमारो गलत दिया हुआ है, क्योंकि डबल यम नहीं होगा, एक यम होगा फिर ओ होगा, डबल आर ओ डब्ल्यू होगा। उसके बाद देखिए सारे कमीशन आयोग कॉमेड, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक? मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने एक ही आपको बताया है। बाकी मैंने आपको जहाँ से बताया वहाँ से आप कर लीजिए। अंकित भाटी सर के यहाँ से कर लीजिए, मतलब जो है ये, और संदीप सर से कर लीजिएगा मैथ। बहुत मज़ा आएगा, आपके बढ़िया नंबर आएँगे दोस्तों, मुझे पता है।
लेकिन पढ़ेंगे दोस्तों तभी होगा, प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा दबा के। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, कल ही मैंने पढ़ा था। अगर 2 साल का मतलब एसआई का अंतर पूछे, सीआई-एसआई का अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मूल ब्याज का अंतर पूछे कितना है 2 साल का, तो उसका फ़ॉर्मूला होता है पीआर स्क्वायर अपॉन 10,000। क्या होता है 10,000, ठीक? ये होगा। अगर 3 साल का पूछे तो इसी में क्या करना है, 300 प्लस आर कर देना है, बटे क्या कर देना है 100 कर देना। बस इतना करना है दोस्तों, ठीक? यहाँ 100 ही है शायद हमें। हाँ, यही 100 है, देख लीजिएगा आप लोग। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से पढ़ेंगे ना तब मज़ा आएगा। दोस्तों देखिए मुझसे बही बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं क्या करूँ? मुझे बताना है ना, मुझे मैथ तो आती नहीं, मतलब मैथ आती है लेकिन इतनी नहीं आती कि मैं आपको पढ़ाने लायक हूँ। नहीं पढ़ा सकता ना, मेरी मजबूरी में हाँ, वो क्वेश्चन बता सकता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ वो बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फर्जी हम गुमराह क्यों करें आपको ना? तो इससे अच्छा मैं आपको खुद रिकमेंड कर दूँ बढ़िया टीचर, आप खुद ही टाइम निकाल के 2 घंटे वहाँ पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट यहाँ पढ़ लीजिए और बाकी जो बुक हो आपके पास उसका प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, बार-बार करिए। यही 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हो जाएँगे आपके दोस्तों देखिए, व्याख्या सहित 50 क्वेश्चन, ठीक? आपको कराने में यूट्यूब वाले कितना समय लेते हैं, 25 क्वेश्चन कराने में वो 1-1 घंटा खा लेते हैं, पता नहीं क्या कराते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन चलो छोड़ो। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय विद्युत संयंत्र है? तो कहाँ है दोस्तों? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में, जिसे जियोथर्मल पावर कहते हैं भूतापीय ऊर्जा को। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए अमेरिका में सुने होंगे कि विश्व में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का सबसे बड़ा समूह द गीज़र में स्थित है। द गीज़र शहर है जो कैलिफोर्निया में है और ये क्या है? अमेरिका में एक भूतापीय क्षेत्र है। यहाँ लिखा भारत के मानक समय के रूप में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर हो या नैनी हो, वहाँ से मान लीजिएगा। पेट में भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, पेट में क्वेश्चन आया है। ये मतलब जो है 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, जो हमारा वो ना है 0 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय उससे 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, थोड़ा-सा इसे बना देते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आता है क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको। ये मान लीजिए भारत है, ठीक? यहाँ देखिए जो कन्याकुमारी के पास है इसका अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक? और यहाँ देखिए कितना है? 26 डिग्री 6 मिनट है, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक? ये हमारा विस्तार। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और इधर हमारा ये कितना है देशांतर, तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, कैसे याद करना है। सॉरी कट गया। अरे यार! सॉरी दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जो वो देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने ऐसे मान लीजिए भारत बना है ये वाला, ठीक? ये हमारा भारत है। यहाँ मैंने बताया कि जो है 97 डिग्री 25 मिनट है, ये डिग्री है, ये मिनट है, ठीक? यहाँ हमने बताया 8 डिग्री 4 मिनट, बहुत लोग भूल जाते होंगे तो मैं उसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ताकि जीवन में कभी भूले ना। ऐसे में अभी देखना, जब ज्योग्राफी आज शुरू करूँगा ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतनी ट्रिक बताऊँगा कि मतलब दिल गदगद हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। दोस्तों आप लोग रट लेते थे तुरंत ना, रटना नहीं है यार। देखिए यहाँ 8 है ही है, आपको पता है कि नीचे 8 होगा, ऊपर 37 होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये 6 और ये 4 है। देखिए दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी 8 डिग्री 4 मिनट। नीचे अगर 8 है तो उसका आधा कर दो मिनट वाला तो 4 हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ अगर 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यानी 37 है तो 37 में पीछे क्या है 7 है तो उसके आगे क्या कर दो 6 कर दो। समझ में कि नहीं? नहीं तो देखिए ये सम है, ये सम है, तो ये जो आगे वाला मिनट होगा ना ये भी सम कर दो, यानी 6 कर दो। समझ में कि नहीं? तो ये इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो दोस्तों कुछ याद दिख रहा है? देखिए 7 6 7 8 6 7 8, बस आपको अरेंज करना है दोस्तों। 6 7 8 को अरेंज कर दीजिए। यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट आपको याद ही हो जाएगा, तो इसे थोड़ा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस रूप में जानते हैं? तो जमुना के रूप में जानते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में जो कहानी दी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फायदा उससे है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की संघीय संरचना मुख्य रूप से प्रभावित है। तो देखिए संघीय, संघ मतलब क्या होता है? सबको बांधे रखना एक में। तो देखिए नाड़ा भी तो सबको बांधता है, नाड़ा बांधता है कि नहीं दोस्तों?
नाड़ा देखो पूरे पैंट को एक में बांध लेता है, बांधता है नहीं, पैजामा जो होता है ना पूरे संघीय मतलब क्या बांध के रखना, तो बांध नाड़ा यानी कनाडा। ठीक, ये मतलब ऐसे ट्रिक मैंने बताया। ये देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे संसदीय प्रथा बहुत लोगों को नहीं याद, अगर मान लीजिए संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो संसद में सब लोग कहाँ रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे से ब्रिटेन कर लीजिएगा, बैठे से ब्रिटेन। ठीक, अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति भी यहीं से ली गई, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां भी कहाँ से ली गई, कनाडा से। तो कुछ चीजें आपको याद रखना, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो 226 हो जाएगा, वो जो है कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ जाए, देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 का जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित था दोस्तों। अगला दिया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए, और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया ये देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में। यहाँ राज्य की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। हमारे यहाँ क्या है, हम यूपी के नहीं, हम इंडियन है, वी आर इंडियन, निवासी यूपी के हैं, समझे कि नहीं, यानी हमारा निवास स्थान कहाँ है, यूपी का है, लेकिन हम इंडियन है, समझे कि नहीं, यानी हम है कौन, तो भारतीय। अगला क्वेश्चन दिया है कथनात्मक प्रकार का लोकगीत गुलराज राज्य से जुड़ा, गुलराज जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नर्तकी कथक की प्रसिद्ध प्रतिपादक है, तो सितारा देवी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितारा देवी कथक से संबंधित है। ठीक दोस्तों, देखिए इनको कौन कौन, इनका नाम मूल नाम धनलक्ष्मी था, इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला 1969 में, 1975 में पद्मश्री, 1994 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, और 2015 में इनकी डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिंदी नाटक ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी की जो है ये रचना है। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी एक घोट, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अगला है बाणभट्ट की क्या है, तो पार्वती पर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारत दुर्दशा अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, तो सीवी रमन थे, इनको 1930 में प्रदान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो 1930 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए आप ध्यान न देंगे, यहाँ पे ये विज्ञान पूछा है तो बहुत लोग रविन्द्रनाथ टैगोर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इनके माइंड में ना रहे, कहो केवल ये रहे पहले एशियाई कौन है, तो यही तो गलती करना है आपको। विज्ञान के जो क्षेत्र में ना ये गलती नहीं करनी है, ये साहित्य में होगा, अगर यहाँ पूछेगा कि साहित्य में किसे मिला, तो हम तुरंत दौड़ के लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, कब 1913। ठीक, थोड़ी थोड़ी गलती नहीं करना दोस्तों। अब की बार सीट लेना है, टाइपिंग खूब दबा के करिए, 50 में 50 नंबर आने चाहिए। लिखा यंत्र राजा एक खगोलीय पुस्तक को लिखा था, जो सम्राट फिरोज शाह के दरबार की एक खगोलीय शास्त्र है, तो महेंद्र सूरी ने लिखा था। ठीक, 14वीं शताब्दी की है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित, अब देखिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, हमें नहीं देखना है, करंट आपको पढ़ना है तो कुमार गौरव सर की 6 महीने की जो वो दिया है मैराथन वो कर लीजिए, महीने महीने की कर लीजिएगा, मन हो उनसे पढ़ लीजिए, या किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जैसा आपको सही लगे, या बुक से पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। ये सब करंट था, तो करंट वाला हम छोड़ देते पोर्शन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं कम नहीं करा रहा हूँ आपको, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं बताता ही चल रहा हूँ। ये भी अब इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, वर्तमान में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ वो लेकिन राजपूत राजकुमार कौन था जिसने राजपूतों द्वारा पुत्री के विवाह में किए जाने वाले बेतहाशा खर्च को, जिसका परिणाम अक्सर भ्रूण हत्या होता था, को कम करने के लिए कानून लागू करने की कोशिश की थी, तो जयसिंह द्वितीय थे। कौन थे, जयसिंह द्वितीय थे दोस्तों। लिखा है देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, लिखा है राजपूतों द्वारा पुत्रियों की शादी में बेतहाशा खर्च को कम करने के लिए कानून बनाने की कोशिश राजस्थान के आमेर नगर के प्रतापी शासक जयसिंह द्वितीय सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह जाने माने खगोल शास्त्री थे, इन्होंने कई वेधशालाओं का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था, वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1700
57 में होता है। देखिए मैं कुछ डेट बताता हूँ, चलो हिस्ट्री की कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। 23 जून 1757 को होता है, क्या होता है? तो ये प्लासी का युद्ध होता है, ठीक? क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है दोस्तों? तो ये 1764 में होता है, ठीक? डुअल गवर्नमेंट हो डीजी डुअल गवर्नमेंट कब होता है? तो 1765 में होता है। ये खत्म कौन करता है? तो ये क्लाइव शुरू करते हैं, वारेन हेस्टिंग जब आता है 1772 में, तो इसे जो है डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर देता है। 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1792 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय शुरू होती है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1767 से, देखिए मैं कुछ डेट बताता चल रहा हूँ, याद रख लीजिए। 1767 से 69 तक होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक? इसमें मद्रास की संधि होती है 69 में। 1769 में क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। 1780 से 84 के बीच में होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 84 में क्या होता है? मंगलौर की संधि होती है। 1784 युद्ध जब समाप्त होता है, मंगलौर की संधि। 1790 से 92 के बीच में क्या होता है? तो 90 से 92 के बीच में होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान। इसमें कौन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है? तो समझ में आया कि नहीं? चारों महीने मैसूर युद्ध और संधियां बता दी आपको। 1782 में सालबाई की संधि होती है, ठीक? मराठा युद्ध करते हैं। आगे आगे बता देता हूँ मैं। देखिए और क्वेश्चन है, 1802 में बसीन की संधि या बसई की संधि होती है। 1802 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, याद रखना है। और सुनो, 1809 में होती है कौन सी? लाहौर की संधि होती है। कौन सी? लाहौर की नहीं, लाहौर की संधि है अमृतसर की संधि, सॉरी। 1809 में कौन सी संधि होती है? तो अमृतसर की संधि होती है। इसके तहत आपको याद होगा, बताया गया था कि ये जो सतलज नदी है, इसके इधर का जो क्षेत्र होता है, यानी पश्चिम का जो भाग होगा, उसमें जो है मतलब जो है राजा रणजीत सिंह या पंजाब के जो है सिख कम्युनिटी जो है रहेगी, इधर नहीं आएगी इस तरफ, और इधर अंग्रेज रहेंगे, ठीक? तो ये सारी चीजें हैं। अंग्रेज को तो बहाना चाहिए दोस्तों किसी भी कब्जा करने के लिए, वो सब बहुत कहानी। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, अब इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से। लिखा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाबी में प्रसिद्ध रोमानी महाकाव्य हीर मांझा द्वारा लिखी गई। तो हीर मांझा दोस्तों किसने लिखी? देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है। हीर मांझा लिखे हैं हमारे वारिस शाह, पंजाबी कवि थे वारिस शाह। अगला क्वेश्चन दिया 1839 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 1839 में राजा राम मोहन रॉय के विचारों को प्रसारित करने के लिए तत्वबोधिनी, देखिए तत्व मैंने आपको बताया था, देव धन इंद्र देवेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र, कौन सी संधि है दोस्तों? गुड़ संधि है। कौन सी संधि है? ये गुड़ संधि है कि यड़ संधि है? बताएंगे। देखिए ये दोस्तों कौन सी संधि है बताएंगे आप? बता सकते हैं? आ धन ई मिलता है तो क्या बनता है? गुड़, तो गुड़ संधि हो जाएगी देवेंद्र, ठीक? यड़ संधि में तो या वा ये सब बनता है, तो ये नहीं है, ये गुण संधि है, ठीक? इसमें तत्वबोध, देव के इंद्र क्या है? तत्व है, तो तत्वबोधनी हो जाएगा, देवेंद्र टैगोर। मैंने थोड़ा ऐसे ही रिलेट करके याद किया था। अगला है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद से लिया था, जो उन्होंने पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों देखिए कांग्रेस पद, अब इसमें कौन आया था? तो मोतीलाल नेहरू। अगर हम यहाँ पे मोतीलाल नेहरू रख दें तो देखते पढ़ते हैं क्या होता है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद मोतीलाल नेहरू से लिया था, जो उनसे पहले अध्यक्ष थे। हाँ बस ठीक है, हो गया काम। तो दोस्तों यहाँ देखिए 75, मतलब हमने जो है 50 क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के। मैंने कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ओरल ही बता दिए, आपको याद रखना है। और जितनी चीजें मैं गाथा गा देता हूँ ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा नहीं फर्जी की कोई चीज नहीं बताता हूँ। लेकिन हाँ टीचरों के बारे में बताना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग कमेंट करते हैं, आप ही लोग पूछते हैं कि मैथ और ये सब कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो मैं इसीलिए बता देता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ा था, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं भी तो सर्च किया करता हूँ, तो मैं वो चीज़ आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आपको देख लेना है, आपको समझ लेना है, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम 6 बजे वाली क्लास इंडियन ज्योग्राफी में। तब तक के लिए जय हिंद।